गांधी की शहादत, उसके घटनाक्रम को और सांप्रदायिकता की पैठ को समझने के बाद अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, अगली बात, अगला विषय, और वह है भारत विभाजन के कारण व विभाजन की प्रक्रिया। यानी हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत विभाजित हुआ क्यों। गांधी की सख्त खिलाफत के बावजूद भारत विभाजित हुआ, और क्या गांधी अकेले ही थे इस विभाजन के खिलाफ? सच्चाई क्या थी और कौन ऐसे तत्व थे जो विभाजन के पक्षधर थे और अंततः वे विभाजन लेकर रहे, विभाजित भारत, खंडित भारत को देख कर ही रहे। तो अब हम जाते हैं विभाजन के कारणों पर। कारणों की बात करें तो 14-15 अगस्त 47 को जब भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि एक देश का विभाजन के आधार पर या विभाजन के साथ स्वतंत्र होना इस स्वयं में एक यूनिक घटना थी, अद्वितीय घटना थी। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर स्वतंत्रता मिली है और विभाजन हुआ हो उसी के साथ ही साथ। भारत एकमात्र ऐसा देश। भारत और पाकिस्तान, वहाँ की जो जनता एक सी सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शताब्दियों से थे। भारत और पाकिस्तान, कभी ये नहीं सोचा गया कि वह कभी बटेगा, बंटवारा होगा, कभी ये दो देश के अस्तित्व में आएंगे, क्योंकि वो तो शताब्दियों से भारत का ही हिस्सा रहा। और ऐसी कोई घटनाएं पूर्व में नहीं हुई जो ये दिखाती हो कि पाकिस्तान के क्षेत्र के लोगों का जीवन सहन, जीवन यापन, जीवन शैली, राजनीतिक व्यवस्था ये अलग रही हो। फिर आखिर क्या बात है, फिर ऐसे क्यों निर्माण हुआ? तो सबसे पहला कारण, मैं केवल प्रमुख कारणों का जिक्र करूंगा, तो उसमें सबसे पहला कारण है कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बैनर तले स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा जा रहा था, जो स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, और गांधी, नेहरू, सरदार पटेल आदि जिसके अभिन्न हिस्सा थे, उसकी धुरी थे, वह स्वयं पहला कारण बनती है विभाजन का। और वह कारण संक्षिप्त में उसे हम कह सकते हैं कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण दे। कोई एक बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, कल्पना करिए चॉकलेट के लिए, क्योंकि वो रो रहा है तो चॉकलेट की जिद कर रहा है। आप उसको चॉकलेट देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। अगली बार फिर ऐसे ही कुछ होता है और फिर आप चॉकलेट देते हैं, चुप हो जाता है। तीसरी बार बच्चा समझ गया कि चॉकलेट मिलने, मैं रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलता है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया, ये जो काम है, ये जो घटना है, ये बारंबार होती है और बढ़ती रहती है। बच्चे को मालूम है मैं रोऊंगा और मुझे चॉकलेट मिलेगा। ये जो तरीका है चुप कराने का, इसे कहते हैं तुष्टीकरण। क्या कहते हैं? तुष्टीकरण। संतुष्ट कराने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं इस बात से सहमत हूँ, बल्कि इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि ये कम से कम जो मैं नहीं होना देना चाहता वो ना हो। तो कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ किया अपने काल में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही, कि उसने बहुत बार मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम वर्ग की हिमायती थी, उसकी कई अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया, केवल इसलिए कि चुप हो जाएं, केवल इसलिए कि वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट होकर भारत के कांग्रेस के साथ जुड़े रहें, केवल इसलिए कि दोनों के बीच में टकराव न हो। और इस तुष्टीकरण की नीति ने मुस्लिम लीग
कि बहुत सी मांगों को स्वीकार करने के लिए हमको मजबूर किया जो गैर वाजिब थी, नाजायज़ थी। परिणाम क्या हुआ कि लीग की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही थी। सन 1916 की घटना को यदि हम देखें, लखनऊ कांग्रेस, लखनऊ समझौता, तो वह समझौता एक बहुत बड़ी भूल थी जिसमें हम भारत के विभाजन की जड़ देखते हैं। लखनऊ समझौता एक तरीके से एक ऐसा समझौता था जिसमें मुस्लिम वर्ग के आरक्षण के लिए भी सहमति हुई थी और यहीं से मुस्लिम लोगों के पृथक होने की नींव रखी गई, ऐसा हम मान सकते हैं। जाने अनजाने में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये मांग इस समझौते में मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया हो, जानबूझकर नहीं, लेकिन महज स्वीकार करना ही स्वयं में मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत अहम बात थी। और उसके बाद उस घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी परिणति अंततः 1947 में विभाजन से हुई। मांगे स्वीकार करते गए और परिणाम क्या कि मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ता गया, बढ़ता चला गया और वो बढ़ते बढ़ते 1947 विभाजन के रूप में फिर समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति काफ़ी हद तक विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, विभाजन का कारण बनी। दूसरा कारण, अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ढाका में संस्थापक सदस्य ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलते हैं और उसका वरद हस्त मिलता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने मुसलमानों को सदैव धर्म के नाम पर अलग रखने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार जो थी, तत्कालीन सरकार, दो राष्ट्रों के सिद्धांत को समर्थित थी। उसने इस बात का हमेशा समर्थन किया कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र होने चाहिए। यदि देश की तत्कालीन सत्ता ऐसा विचार रख रही है तो निश्चित रूप से एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग था उसे अंग्रेजों का एक तरीके से समर्थन मिल रहा था। 1870 से अंग्रेजों ने मुस्लिम लोगों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। 1870 बल्कि उससे पूर्व मैंने एक अन्य अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया है, राजनीति शास्त्र के ही विषय में। यहाँ पर बस आप ये समझ लें कि 1870 के आसपास जब हिंदुओं द्वारा अंग्रेजों की खिलाफत शुरू होती है और राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बहुत आधारभूत गतिविधियां शुरू होती हैं, तो अंग्रेज मुस्लिमों की ओर मुखातिर होते हैं और डिवाइड एंड रूल नीति के तहत वे एक तरीके से अपनी नीति बना लेते हैं कि अब हमें अंग्रेजों को, अब हमें मुसलमानों को सतत रूप से आगे बढ़ाना है ताकि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से लड़ते रहें। और इस प्रकार सांप्रदायिकता को भड़काने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था। 1870 से धीरे धीरे वो मुसलमानों को आगे करते हैं और फिर उसके बाद 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म होता है। 1919 में 17-18 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होते हैं और इस सब में आरक्षण आदि के मुद्दे को लेकर कुछ प्रावधान किए जाते हैं। 1909 का जो अधिनियम था उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रारंभ करने का उद्देश्य जो था वह मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए ही था। सांप्रदायिकता
ये जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की नीति जो 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के तहत लागू हुई या प्रस्तावित हुई और उसके बाद लागू हुई, उसके पीछे अंग्रेज़ों की यही मंशा थी कि मुसलमानों को आगे किया जाए ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा होता रहे और राष्ट्रीय आंदोलन में जो एकता दिखाई दे रही है, एकजुटता दिखाई दे रही है और प्रबल होती जा रही है, वो टूटे। तो इस प्रकार मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में प्रावधान किया था और इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को सतत रूप से बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक कि एक दल के रूप में भी मुस्लिम लीग को हमेशा उन्होंने तवज्जो दी, हमेशा उन्होंने सहयोग दिया और इस सब का परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लीग सतत रूप से अपना प्रभाव, अपना दबाव बढ़ाते रही और इसी दबाव का, बढ़ते हुए दबाव का परिणाम जिसमें अंग्रेज़ों का वरद हस्त था, विभाजन के रूप में होता है। तीसरा कारण, मुस्लिमों की भावनाएं। जैसा मैंने बताया 1870 से अंग्रेज़ों ने एक तरीके से नीतिगत कदम ले लिया था और मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे थे, जिससे मुसलमानों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति झुकाव आने लगा था और उस हद तक हिंदुओं से वे दूर होने लगे थे। इसका परिणाम ये होता है कि मुस्लिमों की जो सोच है, तत्कालीन मुस्लिम समाज के लोगों की जो सोच, उनकी जो भावनाएं हैं, वो भी कुछ हिंदू विरोधी हो गई। 1870 तक जो अंग्रेजी शिक्षा थी या पाश्चात्य शिक्षा हम बोलें तो पाश्चात्य शिक्षा से मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने दूर रखा था। 1857 की क्रांति के मद्देनज़र, जिसमें अंग्रेज़ों का मानना था कि 1857 की क्रांति के पीछे मुसलमान लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा सोचते हुए उन्होंने मुसलमानों को दूर रखा और हिंदुओं को पाश्चात्य शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1870 के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के मन में ये बात डालनी शुरू की कि हिंदुओं का ये सतत प्रयास रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा से मुसलमानों को दूर रखा जाए। अतः उसमें धर्मांधता मुसलमानों में बनी रही, क्योंकि वे पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा से कटे हुए थे। वे लोग अभी भी बहुत परंपरावादी बने रहे, कट्टर बने रहे, बैकवर्ड बने रहे, पिछड़े बने रहे, समय के साथ वे नहीं बदले और इस प्रकार अपनी इस स्थिति के लिए वे हिंदुओं को दोषी मानते थे और साथ ही साथ उनके मन में ये धर्मांधता, जिसे हम कह सकते हैं, धर्मांधता बनी रही। धर्म के प्रति अंधापन, अंधभक्त जिसको कहेंगे, वह ऐसी भावना उनके मन में अपने धर्म के प्रति थी। धीरे धीरे मुस्लिम अपने हितों को हिंदुओं के हितों से अलग मानते हैं, ऐसा महसूस करने लगते हैं कि दोनों के रास्ते अलग हैं। हिंदुओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो मुसलमानों की प्रगति में बाधक हैं और ये भावनाएं जो हैं, ये केवल भावनाएं ही थीं और इन भावनाओं को आग देने का काम अंग्रेज लोग कर रहे थे। इन भावनाओं को आग देने का काम मुस्लिम धर्म के जो तथाकथित नेता लोग थे, कुछ ये लोग कर रहे थे और इस तरीके से एक पृथक हितों की बात सामने आती है और हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग रास्ते में चलेंगे तभी शांति रहेगी। ऐसी फीलिंग, ऐसी भावनाएं मुसलमानों के मन में आने लगती। ये भावना ही आगे चलकर फिर विभाजन का कारण बन जाती है। इसमें सच्चाई कितनी थी, इसके बारे में विवाद हो सकता है भावनाओं के होने में, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि मुसलमान अब ऐसा सोचने लगे थे कि हमारा हित
और हिंदुओं का हित जो है उसमें सतत रूप से टकराहट है। अंतरिम सरकार, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि दो देश फॉर्मूला लागू होकर रहेगा। ये अंतरिम सरकार क्या है? 1946 में जब अंग्रेज ये तय करते हैं कि हम चले जाएंगे, तो नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनती है और उस सरकार में कांग्रेस और अन्य समर्थक दलों के लोग शामिल होते हैं और इस बात का दबाव बनाया जाता है कि मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएं। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के परिणाम स्वरूप सरकार की जो कार्यकारिणी थी वो स्वयं विभाजित हो गई, स्वयं बट गई, क्योंकि मुस्लिम लोगों का रवैया तो अलग था, उनकी सोच अलग थी। सरकार तो एक थी लेकिन उनके अंदर दो पृथक तरह की भावनाएं काम कर रही थीं और इस प्रकार सरकार स्वयं में एक तरीके से विभाजित दिख रही थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम दंगों को ये लोग रोक नहीं पाए। जब सरकार के अंदर के मंत्रिमंडल के लोग ही स्वयं एक दूसरे से नाखुश हैं, स्वयं को एक दूसरे से अविश्वास की दृष्टि से, स्वयं को एक दूसरे से विरोधी की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसके मातहत आने वाली जनता भी वैसा सोचेगी, वैसा ही देखेगी। परिणाम क्या हुआ कि जो दंगे शुरू हुए, सांप्रदायिक दंगे, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, ये दंगों को रोकने की बात दूर, इन्होंने प्रयास भी एक तरीके से सार्थक प्रयास भी नहीं किया। और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग बिल्कुल एक समय ऐसा आया कि इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने में सरकार, अंतरिम सरकार सफल नहीं रही, असफल रही। अंतरिम शब्द अर्थात फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जब तक कि निर्वाचित सरकार ना आ जाए या जब तक कि एक स्थायी व्यवस्था ना हो जाए, तब तक के लिए, कुछ समय के लिए सरकार एक बनाई गई थी, वह अंतरिम सरकार कहलाती है। कांग्रेस को मजबूर होकर अंत में क्या करना पड़ा? विभाजन स्वीकार ही करना पड़ता है। और भारत के विभाजन की प्रक्रिया वैसे तो देखा जाए तो 1940 में ही शुरू हो गई थी, जब मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन फार्मूला, टू नेशन प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया। एक फॉर्मल तरीके से मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव 1940 में जब रखा, तब मान लिया गया कि अब विभाजन दूर नहीं और विभाजन अब अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, इस द्विराष्ट्र सिद्धांत में कुछ समस्याएं भी थीं। दो राष्ट्र के सिद्धांत को लागू करना उतना सरल नहीं था। तो रही बात कारणों की, विभाजन के कारण की, तो निश्चित रूप से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना चौथा कारण था। और ऐसा किए जाने से क्या हुआ कि जो सरकार ही स्वयं बटी हुई थी, एक तरीके से खंडित थी, विभाजित थी। और द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जब मुस्लिम लीग ने 1940 में कर दिया, तो उसके समर्थक उसी सरकार में कैसे एक ही राष्ट्र के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। और जो अंतरिम सरकार 1940 में बनी थी, उसमें जब मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किए जाने का अंग्रेज़ों ने दबाव बनाया और मुस्लिम लीग शामिल हुई, तो वे लोग कैसे अपने द्विराष्ट्र के सिद्धांत से हटेंगे। पर इसमें कुछ समस्याएं थीं। पहली समस्या तो ये थी कि जो विभिन्न क्षेत्र थे, भारत के इस नक्शे को देखें, इस क्षेत्र में धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर कैसे बांटा जाए। जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पाकिस्तान,
हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र भारत। पर इसमें समस्या ये थी कि बंटवारा इतना सरल नहीं था। कहने को तो बंटवारा होने की बात काफ़ी कुछ हो चुकी थी, सहमति हो चुकी थी, लेकिन बहुत बड़ी ये समस्या थी कि बहुसंख्यकों के आधार पर यदि बंटवारा होता है तो उसमें कुछ समस्याएं थी। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को पाकिस्तान कहा जाएगा, हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र को हिंदुस्तान भारत कहा जाएगा, लेकिन बहुसंख्यक क्षेत्रों में जो अल्पसंख्यक हैं उनका क्या होगा। दूसरी समस्या थी ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका, ब्रिटिश इंडिया का ये नक्शा देखिए, इसमें कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे मुस्लिम लोग बहुसंख्यक हों। मैं ब्रिटिश इंडिया के इलाके की बात कर रहा हूँ, ऐसे वो क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में था। वहाँ पे तो कोई भी इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था। केवल 2 इलाके पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर इनकी संख्या बहुलता में थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बीच में जो क्षेत्र है पूरा ब्रिटिश एम्पायर का, उसमें कहीं भी मुसलमानों की बहुलता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या देश का विभाजन होगा और उस विभाजन में एक देश 2 अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा, एक देश की सीमाएं 2 अलग अलग जगहों में होंगी, एक देश बीच के एक अन्य देश से बटा हुआ रहेगा, कटा हुआ रहेगा आदि। बहुत बड़ी समस्या थी। इन दोनों को जोड़कर एक करना तो मुश्किल था, क्योंकि संभव नहीं था कि ये पूर्वी पाकिस्तान से जहाँ पे मुस्लिम लोगों की बहुलता थी वो पूरे के पूरे चलकर अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़कर, जहाँ वो वर्षों से शतकों से रह रहे थे, उसे छोड़कर वो पश्चिमी पाकिस्तान में आके बसेंगे। ये संभव नहीं था, जोड़ना बिल्कुल मुश्किल था। इसलिए दोनों अलग अलग रहें और इनके बीच में भारत का भूभाग जो काफ़ी बड़ा है वो रहेगा, ये एक दूसरी समस्या थी। कहाँ एक और 1940 से प्रारंभ हुई द्विराष्ट्र सिद्धांत की परिकल्पना मुस्लिम लीग के मन में, और उनके मन में ये बढ़ती उम्मीद कि हमारा एक अलग देश अस्तित्व में आएगा। और कहाँ दूसरी ओर इस तरह की समस्याएं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इससे भी बढ़कर एक समस्या और ये थी कि यदि हम मुस्लिम बहुलता के आधार पर देश का विभाजन करते हैं तो ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ पे मुस्लिम बहुलता तो थी, लेकिन वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं थे। मैं पुनः दोहरा दूं, एक और जहाँ मैंने पूर्व में कहा कि बंटवारे का आधार मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक ऐसा माना जाएगा, ऐसा रखा जाएगा, तो दूसरी ओर ऐसा भी पाया गया कि कई क्षेत्र ऐसे निकले जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बावजूद वे लोग पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे। वे लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने को राजी नहीं थे, उसके खिलाफ थे। लेकिन इस सब के बावजूद समस्या ये हो गई कि इन भावनाओं को अनदेखा किया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में मान लिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे पख्तून नेता, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अहम योगदान दिया और जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र को उनके रजामंदी के खिलाफ, उनकी भावनाओं के खिलाफ उस क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। ये मान लिया जाना भी अपने स्वयं में एक समस्या हो जाती और थी। अगली समस्या जो थी कि सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान की हम बात करें, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें। वहाँ मुस्लिम बहुलता थी
पर हिंदुओं की संख्या कम नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान में भी मुस्लिम बहुतायत में थे, लेकिन हिंदू कोई कम नहीं थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। तो उनका क्या होगा? लाखों संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख क्या अपना अपना घर छोड़ के, अपनी अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना अपना पुराना इतिहास छोड़कर स्थान बदलेंगे? तो सीमा के दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, इनके पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। या तो वो अल्पसंख्यक के रूप में वहीं रहे आए, और या फिर अपने धर्म के बहुलता वाले क्षेत्र में जाएं। और जाने का अर्थ ये हुआ कि अपनी सारी संपत्ति, अपना घर आदि छोड़ें, और अब इनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। अंतिम समस्या ये द्विराष्ट्र सिद्धांत में थी कि जैसा मैंने बताया, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, ये वही पश्चिमोत्तर प्रांत पख्तूनिस्तान पठान क्षेत्र के सबसे बड़े निर्विवाद नेता थे। और इनका बिल्कुल मानना था कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, और यदि द्विराष्ट्र होता भी है तो भी हम भारत में बने रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद उनके क्षेत्र को पाकिस्तान में मान लिया गया, पाकिस्तान का क्षेत्र मान लिया गया। तो ये पांचवी समस्या थी।